नमस्कार। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त गोपाल, और आज एक और चर्चा जो पूरी कायनात भी काम करती है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर उस शरीर की हड्डी टूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं उस रीढ़ की हड्डी को जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजदूर हैं, और मजदूर में प्रवासी मजदूर पूरी तरह से इस समय टूटे और बिखरे हुए दिख रहे हैं। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ये रीढ़ की हड्डी टूटी है वो उसने पूरी अर्थव्यवस्था को भी तोड़ के रख दिया है। लेकिन उनकी अनायास मृत्यु, और जब कुछ होता है तभी सरकार ये कह देती है कि बस सब कुछ संभाल लिया है और अब सामान्य हो गया है, वो कहीं ना कहीं ऐसे में दिक्कत देने वाली बात है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट में विनय दुबे जी, जो कि पहले की तरह उनके बारे में बताऊं, एसबीआई में पीओ के पद पर कार्यरत हैं। शिव कुमार जी, जो कि यूके बैंक में वो भी पीओ के पद पर कार्यरत हैं। लवली जी, जो तिवारपुर स्कूल में अध्यापक हैं इतिहास के। और प्रोफेसर एम एन ठाकुर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर हैं। तो ये सभी आज इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। आ, सबसे पहले विनय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये प्रवासी मजदूर का जिस तरह से ये पलायन हो रहा है, उसके बाद जिस तरह से इनकी अनायास एक तरह से जो इनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल देखिए, जो भी प्रवासियों की मूल चीजें दिखाई दे रही हैं, वो जब सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया, ये उस टाइम से ही शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं शुरुआत में ही ये आकलन करने में गलती की कि आखिर हम कोरोना को कब तक रोक पाएंगे। और जो शुरुआती 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, यही कारण है कि बाकी देशों ने अपना जो भी टाइम था वो एक लॉन्ग टाइम लिया, चाहे कोई भी देश हो, लेकिन भारत ने इसको किस्तों में बाँटा। कभी 20 दिन, कभी 21 दिन, कभी 18 दिन। जो मूल समस्याएँ रहीं वहीं से शुरू हो गई थी। अगर सरकार ने चीज़ों को समझ लिया होता, ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कि जल्दी खत्म होने वाली है, तो शायद ये समस्या की शुरुआत ना होती और तभी हम इन मज़दूरों को या तो उन्हीं राज्यों में व्यवस्था कर पाते, या फिर अ, इनका जो मूल स्थान है वहाँ हम किसी न किसी सुविधाजनक रूप से पहुँचा पाते। तो इसकी मूल जो कहानी वो वहाँ से शुरू हुई है, जो कि आज हमारे सामने बड़े ही भयावह रूप में दिखाई दे रही है। तो आप मतलब आप ये मानते हैं, कि जो लॉकडाउन है वहां से समस्या कहीं ना कहीं वो शुरू होती है, और उसमें फिर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रोफेसर ठाकुर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये सरकारें कर रही हैं, और ये लॉकडाउन जिस तरह से विनय जी ने बताया कि उसके बाद ये वहां से शुरुआत होती है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए था, और फिर उसके बाद सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी थी? धन्यवाद गोपाल। मुझे लगता है विनय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार या तो आकलन नहीं कर पाई कि इतने सारे लोग आपके शहर में कैजुअल लेबर के रूप में रह रहे हैं, बाहर से आए हुए महानगरियों में चारों तरफ। जैसे कहते हैं कि बिहार से ही केवल 3 करोड़ लोग माइग्रेंट लेबर के रूप में बाहर रहते हैं। यदि इतने सारे लोग बाहर रह रहे हैं और आप 2-3 महीने के लिए चीज़ों को बंद करने जा रहे हैं, तो इसको करने के पहले उन्हें इस बात का इंतजामात करना चाहिए था
कि वो कहाँ रहेंगे, उनको खाने के पैसे कैसे मिलेंगे, उनका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है कि कौन कहाँ है। लेबर लॉ ऐसा हो गया है कि कंपनीज को आप रोक नहीं सकते हैं, कंपनीज को कुछ कह नहीं सकते हैं, आप केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप थोड़ी सैलरी उनको दीजिए, उनके खाने का इंतजाम कीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है टेलीफोन पे, या वो लोग जो खाना वितरण करने जाते हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि कंप्लीट इनसिक्योरिटी में वो लोग चले गए। उन्हें समझ नहीं आया कि हम यहाँ क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। मकान मालिक उनको निकालने लगा, खाने के लिए उनके पैसे नहीं बचे, वो तो रोज कमाते खाते थे। नतीजा ये निकला कि आप एक भयानक सिचुएशन में फंस गए। और सरकारों के साथ दिक्कत क्या है, खास करके जो केंद्रीय सरकार अभी है, इनके या तो जो इनके सलाहकार हैं या जो इनका ओरिएंटेशन है वो पूंजीपतियों की तरफ है। नतीजा ये है कि ये बार बार जब कुछ रिलीफ देने की बात भी करते हैं तो इनका पूरा रुख पूंजीपतियों की तरफ चला जाता है। संपूर्ण लेबर को, सारे लॉकडाउन के बावजूद संपूर्ण लेबर को अपने शहर से गांव तक ले जाकर सही ढंग से रखने में मैक्सिमम कितना खर्च हो जाता? 1000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते, जो कुछ भी नहीं है इस वक्त। लेकिन सरकार वो भी करने को तैयार नहीं हुई, बल्कि उल्टा क्या हुआ, उन्हें लगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और सब जगह पुलिस लग गई, उनको मारपीट करने लग गई। इतना बर्बर स्वरूप सरकार का निकल के आया। और पहली बार मुझे लगता है कि अब हर किसी को ये बात समझ में आ रही है कि इंडिया इज नॉट भारत, देयर इज एन इंडिया एंड देयर इज भारत, एंड इंडिया इज अगेंस्ट भारत। ये भारत जो है वो इंडिया में रहने के लिए आया था, वापस भारत जा रहा है, और इंडिया उसके प्रति बहुत ही बर्बर है और उसके लिए कोई भी सुविधा क्रिएट करने को तैयार नहीं है। जिस भारत ने इंडिया को बनाया है, आप इमेजिन कर लीजिए, यदि माइग्रेंट लेबर्स इन शहरों से चले जाएं वापस, तो शहरों की दुर्दशा हो जाएगी। आपके घरों में सफाइयां नहीं हो पाएंगी, आपके फैक्ट्रीज नहीं चलेंगे, मकानों का बनना बंद हो जाएगा। लेकिन उस लेबर के लिए, उनके डिग्निटी के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं होगी और कोई जो भारत है वो इंडिया एक तरह से रहने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बताया लेबर लॉ की चर्चा की। मैं इसके बारे में शिव कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये लेबर लॉ पहले के थे और ये जब लेबर लॉ आज बदलाव हुए हैं 2018-19 में, उनमें क्या मूलभूत अंतर आप देख पाते हैं? और फिर लेबर लॉ जो आज के समय बदलाव हुए हैं जो स्टेट है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आप ये इतिहास के बारे में जरा हमें बताएं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो लंबे संघर्षों के बाद कहीं जा करके मजदूरों को कुछ अधिकार मिले। अगर हम पीछे की ओर चलें तो 1881 में सबसे पहले जो फैक्ट्री कानून आया, उसमें जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको काम करने की मनाही थी सख्त, और अगर उससे ऊपर बच्चों से काम भी लिया जाएगा तो वो मात्र 9 घंटे ही लिया जाएगा। और इसके बाद भी लगातार प्रयास जारी रहे। तो 1891 में जो श्रम कानून आया दूसरा, उसमें ये हुआ कि महिलाओं को जो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ेगा, ये एक अच्छी बात थी। और साथ ही साथ काम के घंटे भी कम किए गए, महिलाओं के लिए 11 घंटे कर दिए गए। इसी तरीके से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो 1936 में वेजेस एक्ट आता है। वेजेस एक्ट के तहत आपको मजदूरों को प्रति माह तनख्वाह देनी पड़ेगी और आप उसमें किसी भी तरीके की कटौती अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम स्वतंत्र भारत में चलते हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हमें दिखाई देता है, जो बताता है कि मजदूर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है, लेबर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है किसी भी तरीके से मालिकों के साथ बाद में। इसी के आगे हम जब फैक्ट्री एक्ट 48 देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने बहुत से ऐसे अधिकार दिए मजदूरों को जो बहुत सिग्निफिकेंट थे और ऐतिहासिक भी थे। वो इस वजह से कि यही एक्ट था जिसमें फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसमें आपको के सप्ताह में काम करने की बात की गई और एक दिन छुट्टी असेंशियल कर दिया गया, यानी मस्ट होगा एक दिन छुट्टी देना। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि उनकी बात करना भी बहुत अनिवार्य है, तो हम 1961 में देखते हैं जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसके तहत भी छुट्टी का प्रावधान किया गया है और उन छुट्टियों का जो मातृत्व अवकाश मिलेगा उसके तहत पेमेंट काटा नहीं जा सकता। हालांकि गवर्नमेंट ने उन छुट्टियों को बढ़ा के 6.5 महीने कर दिया, यानी 26 सप्ताह कर दिया है 2017 में। और इसी तरीके से हम अगर देखें तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट भी है, जिसमें कि रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ते समय आपको ग्रेजुइटी एक देनी ही पड़ेगी। ये चीजें हैं और बाकी गाहे बगाहे इस तरीके के और भी रूल आते रहे हैं जिन्होंने मजदूरों को सशक्त किया है। तो लेकिन आपने इन रूलों की चर्चा की और इन रूलों के बारे में डिटेल में बताया। क्या लवली जी को मेरी आवाज आ रही है? जी लवली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतिहास में जिस तरह इन्होंने इन कानूनों की बात की, उसमें कहीं ना कहीं लेबर के लिए कभी कुछ था, कभी कुछ नहीं था और कभी कुछ थोड़ा बहुत था। ऐसे में आज जो ये सरकार कर रही है, इनकी अनायास मृत्यु हो रही है, उसके बाद सरकार ये कहे कि आपका तो हम घर वालों को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे देंगे, तो हमारा व्यक्तिगत रूप से ये मतलब सोचना है कि मतलब गवर्नमेंट अगर इस तरह से ना देकर 5 लाख या 10 लाख ना देकर कुछ उसी में ही अगर सही अरेंजमेंट करे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन पैसों को बचा सकती है और देश की इकोनॉमी और अच्छे से चला सकती है। लेकिन वो ऐसा ना करते हुए फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनकी मृत्यु तो हो गई, अब उन पैसों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट को और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी मजदूर की, तो पैसे देने की बजाय अगर उसी परिवार में कोई और हो उसी उम्र का, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है कि है या नहीं है, अगर वो है तो आप उसको मजदूरी दे सकते हैं, क्योंकि उससे उसका घर चलेगा। और 5-10 लाख परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी परिवार के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और सही बात यह है कि इकोनॉमी भी उसकी चलती रहेगी, घर वालों की, अगर आप मजदूरी दे दोगे किसी को। और सरकार का भी काम 5-10 लाख देने की बजाय सरकार का भी काम चलता रहेगा, ये हो सकता है। इसके अलावा आप और जैसे, क्योंकि जो और जैसे अधिकार हैं मजदूरों के लिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो अन्य अधिकार हो, वो भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एक मजदूर की मृत्यु से ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो मतलब उसके घर वाले हैं वो पीड़ित ही रहे। 5-10 लाख कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। तो आपके हिसाब से ये अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसे में आप मजदूरों के लिए एक तरह से ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति बन बैठी है। प्रोफेसर ठाकुर सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अभी लेबर्स लॉ आ रहे हैं और इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया था कि ऑर्डिनेंस जो है वो सेंटर के फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं, खास के भाजपा प्रशासित जो राज्य हैं, जो जिस तरह से उनका उसमें शासन है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कोई भी फैक्ट्रियों में से मजदूरों को निकाले ना और मजदूरों को पूरी सैलरी भी दे। और उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि कुछ कंपनियों को मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो सैलरी कहां से देंगी, और एमएसएमई की गाइडलाइंस को 1 हफ्ते के लिए उन्होंने रोक भी दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, कहीं ये दोहरा चरित्र नहीं दिखता है सरकारों का? क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ही सरकार
जिनमें कहीं ना कहीं उनका हाथ ज्यादा हमें समझ में आता है व्यक्तिगत रूप से, और चुनाव में भी काफी अपने ही नाम पर वोट भी लिए हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल तो कहीं ना कहीं लगता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? ओवर टू यू गोपाल। मुझे लगता है कि ये जो पूरी सरकारें हैं भाजपा की, जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन्हें इस वक्त ये लग रहा है कि यदि इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो पूंजीपतियों को कुछ हमें कंसेशन देना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रीज रिवाइव हो सके। तो कंसेशंस दो तरह के हैं, एक तो उन्हें कैपिटल मुहैया करवाया जाए और दूसरा उन्हें लेबर लॉ में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो चाइना से भागना चाहेंगे, और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बड़ा खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। जैसे आप देखेंगे कानपुर के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने बनाया है, जो पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज वहाँ आएगा, लेकिन अभी तक कोई आ नहीं रहा है। तो इस तरह से इन्हें लगता है कि शायद इस कंसेशन से लोग अट्रैक्ट होके हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन ये बात बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि जो लेबर कंसेशन है वो इन्हें और कैजुअल की तरफ ढकेलेगा और बिल्कुल स्लेवरी जैसी हालत हो जाएगी उनकी। जो अभी उन्होंने बताया कि इतने स्ट्रगल के बाद वर्कर्स को थोड़ा अधिकार मिला था, वो सारे अधिकार अचानक ही छिन जाएंगे, और एक बार छिन गए तो फिर दोबारा से उन अधिकारों को पाने के लिए फिर उतना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, या क्या पता कभी नहीं भी मिलेगा। तो एक तो ये बात हुई कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि लेबर लॉ को रिफॉर्म करने से इनके यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगा, ये एक तरह का मिथ है। और जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है वो लेबर का और मैसिव एक्सप्लॉयटेशन करेगा और सारा प्रॉफिट उनका लेबर के कॉस्ट पे ही बनेगा। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अभी मैं बिहार के गांव में लेबर से बात करता हूँ कुछ क्या हो रहा है वहाँ पे, तो पता चला कि अब वहाँ वर्किंग आवर 6 o'clock इन द मॉर्निंग से 6 o'clock इन द इवनिंग हो गया है। जैसे अभी मक्के का सीजन है तो मक्के के लिए पहले 300 रुपया मिलता था उनको 8 घंटे काम करने के लिए, अब 300 रुपया मिल रहा है 12 घंटे काम करने के लिए। ये तो बहुत ही इनह्यूमन स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो यदि इस तरह का इन्होंने इंडस्ट्रीज में भी कर दिया तो लेबर के लिए बहुत मुश्किल खड़ा होगा। अब दूसरी बात है जो फेडरलिज्म की बात है कि इंडियन फेडरलिज्म में यदि केंद्र कह रहा है कि आप लेबर को सिक्योरिटी दें और राज्य उनको इनसिक्योर बना रहा है, तो ऐसे में कहाँ तक हम उसको एक्सेप्ट करें, खास करके यदि केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही की सरकार हो। और आपने बड़ा सही कहा कि राज्यों की सरकार को बनाने में भी प्रधानमंत्री ने अपने लिए वोट मांगा। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आई, लोगों ने कहा, यहाँ तक कि योगी जी ने भी कहा कि ये मेरी नहीं प्रधानमंत्री की जीत है, मोदी जी की जीत है। और मोदी जी घोषणा तो कर रहे हैं कि वर्कर्स की सिक्योरिटी की जाए और उधर जो है इनसिक्योर किया जा रहा है। तो आपका सवाल इस मायने में बहुत सही है कि एक तरह का दोहरा चरित्र फिर नजर आएगा इसमें। और ये कई बार ये जो पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं आप, वो पॉपुलिस्ट हस्ती लोकप्रियता के लिए आप क्या करते हैं कि घोषणाएं बहुत सारी करते हैं लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। घोषणाओं पर घोषणा आप करते जाते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज हैं वो सबके उलट काम करता रहता है। सर मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि जो आपने कहा फेडरल स्ट्रक्चर, वो तो पूरी तरह से जो प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा, क्योंकि जो स्टेट का ऑर्डिनेंस और सेंटर के ऑर्डिनेंस में बहुत ही अंतर है। लेकिन आप एक चीज जो मुझे लगती है वो सबसे ज्यादा ये रहेगी कि जहां पर भी 20 से कम वर्कर रहेंगे वो रजिस्टर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कंपनियां 20 से कम ही अपने यहाँ वर्कर दिखाएंगी ताकि उनको सिक्योरिटी ना देनी पड़े, उनको हेल्थ फैसिलिटी ना देनी पड़े और उनको कुछ देना ना पड़े? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग कंपनियों को कंसेशन दे रहे हैं लेबर के मामले में, वो क्या करेंगे, बड़ी कंपनी भी होगी उसको फ्रैगमेंट कर देंगे, यूनिट्स बना देंगे और 20 लेबर से ज़्यादा के यूनिट नहीं दिखाएंगे और उस यूनिट में वो कोई सिक्योरिटी लेबर को नहीं देंगे। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है।
और अभी जो एक बात कही जा रही थी कि 5 लाख रुपया देने की बात है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जब कोई मर जाता है तो उसे 5 लाख रुपया देते हैं, लेकिन जिंदा है तो उसके सिक्योरिटी का कोई आप उपाय नहीं करते हैं। तो ये तो एक तरह से आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं कि मुझे 5,000 लोगों को यदि सिक्योरिटी देना होगा तो उसे 5 करोड़ खर्च होगा, और उससे 5 लोग मर जाते हैं तो मुझे 25 लाख खर्च होगा। तो सरकारें यदि इस तरह से जोड़ेंगी तो वर्कर्स की हालत तो बहुत ही खराब हो जाएगी। और ये न्यू स्लेवरी इंडिया में अभी होने जा रहा है, हो सकता है दुनिया भर में हो जाए। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लेबर लॉ को बिल्कुल टाइट रखें, और जो बाकी बेनिफिट है वो आप दें उनको। फैक्ट्रीज को आप टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, फैक्ट्रीज को आप बेहतर मार्केटिंग पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, फैक्ट्रीज को आप क्राइसिस के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो सब करें आप। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो लेबर है, ह्यूमन लेबर जहाँ लग रहा है, वहाँ उसकी डिग्निटी को यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो सोसाइटी की तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। प्रोडक्शन यदि हो भी जाएगा, हमारा इकोनॉमी यदि रिवाइव हो भी जाएगी हमारी, तो हमारा जो मेजर वर्किंग फोर्स है उसकी हालत तो बेहद ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये समझने की ज़रूरत है कि वर्किंग फोर्स की हालत यदि ख़राब होगी तो फाइनली हमारी सोसाइटी ख़राब होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे। अनुसार जो डिग्निटी और फिर ये सोसाइटी और उसके बाद अगर इकोनॉमी बढ़ भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो उनकी डिग्निटी के लिए भी अच्छा नहीं है, और लेबर्स के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं से भी ठीक नहीं लगता। आप ये सोचिए कि यदि स्लेव सोसाइटी हमारा हो और हमारा जीडीपी बहुत बढ़ जाए, लेकिन स्लेवरी हमारे यहाँ आ जाए, तो क्या हम पसंद करेंगे उसको? कुछ मानवों के सवाल पर मैं बलिदान लौटूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं शिव कुमार जी के पास। शिव कुमार जी, जो आप ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वो आए थे 12 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि हम 20 लाख करोड़ रुपए इस बार कोविड-19 के फंड के लिए दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया, और उसके बाद अब आत्मनिर्भर भारत अभियान इस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की कोशिश की गई हो। ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप उस भाषण को भी देखेंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों के प्रति किसी भी तरह की एक क्या कहूं कि एक तरीके की संवेदना नहीं जताई गई है, सबसे बड़ी बात। और जो आपने बात कही मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया में जो हुआ ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतनी तो नहीं आए। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ गई, हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट अवश्य आए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, कोविड-19 की आड़ में जो एक लेबर लॉ को वीकेंड करने की जो कोशिश है, कमजोर करने की जो कोशिश है, वो एक सोची समझी नीति के तहत है। और मैं मानता हूं कि मानवता के एक बड़े समूह का बलिदान देकर के अगर कोई भी विकास हम हासिल करें तो उसको मैं विकास ज्यादा नहीं मानता। अब मैं आपकी बात पे आता हूं, जो 20 लाख करोड़ है इसमें एमएसएमई के लिए भी है और बाकायदा उनके लिए भी है जो रेहड़ी ठेले वगैरह लगाते हैं, उनके लिए भी काफी पैसों का आवंटन किया गया है, और 50 लाख लोग उससे लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा आप देखें तो हाँ ठीक है, और एमएसएमई के लिए तो किया ही गया है, ये ठीक है, आप इसको आवंटन किया गया है तो ठीक है, इवन प्रवासी मजदूरों के लिए खाने वगैरह के लिए भी किया गया है, लेकिन इससे आपको उनको डिग्निटी नहीं दे सकते, क्योंकि अंतिम बात तो उनके काम जो श्रम है, यानी जो लेबर लॉ है, अंतिम में एमएसएमई में काम कौन करेगा? एमएसएमई वाले लोन तो ले लेंगे, लेकिन वहां काम कौन करेगा? वहां काम मजदूर करेगा। और जब लेबर लॉ को आप वीक कर देंगे तो क्या है कि मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी, और जितने अधिकार मिले हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और मैं आपको छोटी सी बात ये बता दूं कि हमारे यहाँ जब लेबर लॉ एक्टिव भी था, अगर
प्री कोरोना एरा की ओर हम देखें तो ऐसा नहीं कि स्थितियां हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी। बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं जिसमें लेबर लॉ कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता और प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पहाड़गंज की आगजनी की घटनाएं आपको याद है, हाल फिलहाल की हैं तो शायद ताजा होंगी, जिसमें 22 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे। ऐसी स्थिति में अगर उनको स्टेट का या सेंटर का संरक्षण मिल जाएगा कि आप किसी भी तरीके से लेबर को अपॉइंट कर सकते हो, आप ज्यादा घंटे काम ले सकते हो, ट्रेड यूनियनें किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं होंगी और जो आपके अधिकार हैं 3 साल तक वो निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये आपको जो दास प्रथा थी यानी 18वीं शताब्दी की ओर धकेल देगा, जहां मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और संविधान का जो मूलभूत अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, वो एक बड़े समूह को नहीं मिल पाएगी, जिसकी बड़ी बड़े कीमत समूह को नहीं मिल पाएगी और संविधान की जो मूलभूत भावना है वो कहीं ना कहीं ठेस होगी। विनय जी, जो जहां से शिव कुमार जी ने खत्म किया, मैं वहीं से आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये जिस तरह से लेबर लॉ आए और जिस तरह से सभी स्टेटों ने इसको इम्प्लीमेंट भी अब कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आरएसएस से थोड़ा सा अटैच रहती है और फिर उसके बाद जो आरएसएस की ही संस्था है मजदूर संघ, उसने इसका बहुत बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया है कि जो ये लेबर लॉ आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए। आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि ये लेबर लॉ चेंज हो सकते हैं या फिर मजदूरों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? देखिए, जो लेबर लॉ की बात है वो उसका अध्यादेश आ गया है और जहां तक मेरे पास जानकारी उसके अनुसार अभी वहां के गवर्नर ने शायद साइन नहीं किए हैं। तो विरोध करने जैसी कहानी जो है वो तो हो चुकी है, लेकिन इस पर खास फर्क पड़ा नहीं है अब तक। तो चेंज होने की उम्मीद कम दिखती है क्योंकि आवाज के ऊपर धन का प्रभाव अधिक दिख रहा है और जो कंपनियां आ रही हैं, जैसा कि सर ने जिक्र किया था कि वहां पर जो काम करने का समय है वो 12 घंटे है और जो चीन से कंपनियां उठ रही हैं वो या तो वियतनाम जा रही हैं या फिर बांग्लादेश वगैरह जा या श्रीलंका, जहां पर कि लोग थोड़े से यहाँ से ज्यादा वैसे हैं। तो आपके यहाँ लोग क्यों आएंगे? इस हिसाब से सरकार ने एक दांव खेला है कि अगर मेरे यहाँ लोग आ गए तो पैसे यहाँ लगाएंगे और हमारी इकोनॉमी उठ जाएगी। लेकिन सरकार ने एक चीज नहीं बताई जो मजदूरों के लिए बिल्कुल ही दुविधाजनक बात है और कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है कि आखिरकार उनकी सुरक्षा करेगा कौन? उनके हाथ कुछ अगर हो गया तो कौन सुरक्षा करेगा उनकी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है जो मजदूरों के हित में नहीं जाती है और यही कारण है कि आरएसएस का जो मजदूर संघ है वो भी इसका विरोध कर रहा है। बाकियों से मतलब नहीं है, आपको तनख्वाह मिल जाएगी, तनख्वाह कोई कम नहीं करेगा आपकी, क्योंकि बेस के लिए तो लोगों ने मान लिया कि भाई इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस का हर चीज कहीं ना कहीं सब सहमति से चलती है। अगर आरएसएस नहीं कुछ बोलता है तो सरकार जो भी कानून लाती है उसको वापस ले लेती है और भले थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करे, उसमें संशोधन होता ही होता है। कोई भी आप डिसीजन ले लें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कानून चेंज होने की फिलहाल किसी स्थिति में है, क्योंकि ये प्रॉपर नीतिगत रूप से ले लिया गया है डिसीजन और कंपनियां आए या नहीं आए ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन वर्तमान में इतना जरूर होगा कि जो चल रही हैं, जैसा अभी क्या यहाँ पर मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा था, इस लॉ के रहते रहते अत्याचार नहीं हुए हैं। जैसा कि शिव कुमार जी ने जिक्र भी किया कि ऐसे हुए हैं। इसके अलावा और भी कई घटनाएं हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं चलती रही हैं। आज लोग नहीं आए हैं, भोपाल गैस कांडी भी, वहां भी बहुत सारे लोग मारे गए, मजदूर नहीं था, आम लोग सही। तो ये सब कुछ चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। थोड़ा सा दुर्गति और ज्यादा होगी, लेकिन इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है। अगर इसका पॉजिटिव सेंस लेते हैं तो पॉजिटिव सेंस ये कि लोग रहकर ज्यादा प्रोटेक्शन कर पाएंगे ज्यादा टाइम में। लेकिन उसमें भी मुश्किल वाली बात यही है कि उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा कौन? जब तक सरकार ये नहीं बताएगी तब तक इस पे एक बढ़िया आंदोलन भी होगा, देखिएगा आगे देश में चल करके। और आई होप कि लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को ले जाएंगे और इस लॉ का वहां से अवश्य जो है कोई ना कोई समाधान मिलेगा, क्योंकि बाकी संघ तो अभी इस कंडीशन में है नहीं कोई भी जहां पर कि इसका विरोध करके आप इस कानून को रुकवा पाए। तो कोई भी कानून को रुकवा पाए ऐसा आपको कोई अभी नहीं दिखता। लवली जी, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है
होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस पर कि 1 हफ्ते तक उनको कुछ ना कहा जाए। ऐसे में मजदूर क्या करे, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ खाना दे देना ये शायद मुझे नहीं लगता कहीं से भी, जो निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि 2 महीने तक राशन फ्री मिलेगा, तो सिर्फ क्या खाना दे देना पर्याप्त है या फिर उनको उनकी डिग्निटी देना भी हमारी सरकारों का कर्तव्य है? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि खाना देना बहुत बड़ा सॉल्यूशन है नहीं। इन्होंने कहा है कि अभी जो बजट इन्होंने 11,000 करोड़ का, जो कि मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, उसमें उन्होंने डिवाइड किया है 3500 करोड़ कुछ मजदूरों के खाने पीने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर इन्हें ऐसा कुछ करना था, तो जहाँ इन्हें पैसा देना चाहिए था, जहाँ ये कहते रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं रोकनी किसी की, तो छोटे जो उद्योगी हैं, मतलब जो उद्योग करता है, उनको पैसा देकर उनको आप इनकरेज करते कि वो लोग इनकी सैलरी दे। वो ना होकर कोशिश इन्होंने ये की कि अपनी तरफ से कोशिश की कि खाना पूर्ति करके इसको संभाल लिया जाएगा। अब जैसे कि एक लॉ जो कि 8 घंटे से 12 घंटे वाला है। अब मैं इस पे एक बात बताऊंगा कि है क्या इसमें कि आईएलओ का जो एक कन्वेंशन है, मैक्सिमम आवर ऑफ वर्क 001, जिसमें कहा गया है कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम कराते हैं, तो मतलब ये है कि आपको डबल वेज देनी पड़ेगी। तो वो सब ना देखकर एक कानून को एक तरीके से उस पे उसको खत्म करने की कोशिश की खत्म तो नहीं, अभी तो हवाला ये दिया गया है कि सस्पेंशन कुछ समय के लिए। और दूसरी चीज एक और है जो मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग, सरकार के लोग, इसको ये ला रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप लोगों को आप अवगत होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो अभी आया था कुछ समय पहले, जिसमें ये बात कही गई थी कि राजस्थान में वसुंधरा की सरकार में फ्लेक्सिबल कानूनों को फ्लेक्सिबल कर दिया गया था कि उत्पादन बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसी चीज को देखोगे, तो ये बंगाल को देखोगे आप, तो बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, असम में ऐसा नहीं हुआ, बिहार में भी नहीं हुआ ऐसा। और बंगाल का तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बंगाल की जीडीपी भी बढ़ी थी। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप एक तरफ इसको सही मानते हो फ्लेक्सिबल को, तो दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल कानून नहीं होकर भी जीडीपी अच्छी हुई है। फ्लेक्सिबल तो कानून ना होकर भी जीडीपी अच्छी है, लेकिन दोनों में कंट्रडिक्शन भी है, आप ऐसा मानते हैं? प्रोफेसर ठाकुर सर, मैं आपसे उसी सवाल पर आऊंगा, क्योंकि शिव कुमार जी ने भी उसकी चर्चा की कि कहीं ना कहीं वो दास प्रथा, हम 18वीं सदी की ओर जा रहे हैं, और आपने भी वो बात वहीं से छोड़ी थी। तो ऐसे में जो ये बढ़ रहा है, और उसके बाद सिर्फ इस तरीके से जो निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि मनरेगा में सबको काम मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है या और भी कई प्रॉब्लम है। आप ऐसे में क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लॉ है वो हमें ऐसे में, जो 1982 या 1983 का जो केस भोपाल गैस ट्रेजेडी था जिसकी विनय जी ने बात की, वो होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, या वाइजैक में जो अभी हुआ उसके होने के चांसेस हो सकते हैं? क्योंकि जो कंपनियां आएंगी वो कहीं ना कहीं एक लूप होल की तरह आ सकती हैं, और वो ये गड़बड़ कर सकती है। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इंडिया में भी कोई कंपनी आने के लिए इतनी तैयार नहीं है। ओवर टू यू। सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, ठीक है अब? हाँ
हाँ, मैं कह रहा था कि इंडिया में कंपनीज के नहीं आने का जो कारण है उसे इन लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वर्कर्स के वर्किंग आवर्स या उनका ट्रेड यूनियनिज्म के चलते यहाँ फैक्ट्रीज को प्रॉब्लम हो रहा है। असली ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रहा है कि यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, कंपनी शुरू करने से लेकर प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाद टैक्सेशन, इन सब में बहुत प्रॉब्लम है। आप यदि बात करेंगे बिजनेस क्लास से तो ईज ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं आप, वो ईज ऑफ बिजनेस यूपी में बहुत मुश्किल है। बिना पैसा दिए यूपी में आपका कोई काम नहीं होता है। अब जो यहाँ के लोग हैं उन्हें तो मालूम है ये नेटवर्क कैसे कंट्रोल करके आप ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचेंगे, लेकिन कोई जापानीज जब आके यूपी में फैक्ट्री लगाएगा तो उसे ये समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसके मैनेजर को भी, यदि बाहर से वो आता है, कि कैसे इसको मैनेज करें। तो हमें लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश को या बिहार को या मध्य प्रदेश को हिंदी हार्टलैंड में खास करके यदि इंडस्ट्रीज लगाने की बात की जानी है तो यहाँ पर एक नए तरीके का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग ये होना चाहिए कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ नया सिस्टम लाना चाहिए। वर्कर्स इंसेंटिव ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि वो प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, और उस प्रोडक्टिविटी को यदि बढ़ाते हैं तो उसका उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा मिले। कुछ नए एक्सपेरिमेंट के बदले ये लोग पुराना काम कर रहे हैं जिससे काम होगा नहीं, मुझे लगता है। जैसे यदि जापान से ही आपको सीखना हो, जापान के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, यदि उसको हम सीख सकें और अपने कंपनीज को उस तरीके से काम करने को कहें जिसमें कि जो वर्कर्स है उसको फैमिली मेंबर की तरह आप पूरा उसका केयर करते हैं, उसके खाने पीने से लेके रहने तक का पूरा इंतजाम करते हैं, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें वो कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात समझना भारतीय राजनीतिज्ञों को बहुत ज़रूरी है कि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आपके वर्कर्स खुश होंगे। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, यदि वर्कर्स को खुश रखा जाए तो उत्पादन बढ़ेगा। ये बात केवल यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए नहीं है। जब मैं किसी स्कूल में जाता था अपने बच्चे के एडमिशन के लिए तो मैं कहता था पहले शिक्षकों का चेहरा देखो, यदि वो खुश नज़र आ रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को वहीं पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे ही मैं कहूँगा इंडस्ट्रीज़ का वर्कर्स का चेहरा देखिए, यदि वो खुश हैं, समृद्ध हैं, ठीक ठाक हैं, तो निश्चित रूप से उसको फाइनली ज़्यादा फायदा होगा, प्रोडक्शन उसका बेहतर होगा। ये बात ये लोग नहीं समझ रहे। ये समझते हैं कि वर्कर्स को जितना भी दबा लो और सरप्लस निकाल के आप मालिक के पास ज़्यादा आ जाए तो शायद थोड़ा टैक्स भी हमको ज़्यादा मिल जाएगा और फिर हम अपने तरीके से जो को मैनेज कर पाएंगे। ये समझना बहुत ही गड़बड़ है। छोटा हो या बड़ा इंडस्ट्री हो, उनको अपने वर्कर्स को का देखभाल ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे कि आप अपने मशीनरी का करते हैं या आप अपनी फैमिली का करते हैं। तो वर्कर्स लॉ को चेंज करने से तो पूरा ही गड़बड़ हो जा रहा है। आप उसको अपना एनिमी की तरह ट्रीट ही कर रहे हैं, तो स्टार्ट विथ आप उसे अपने एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक या जो आपने कहा अभी कि स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप वर्कर्स को। उनका वर्किंग कंडीशन देखिए, जो अभी बात हुई कि आग लग गई, लोग मर गए, तब जाके भी पता चला लोगों को कि ये वर्कर्स रह कैसे रहे थे। एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है, ऑक्सीजन हवा आने की कोई संभावना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे वर्कर्स रह रहे हैं और आप उनसे फैक्ट्री में काम ले रहे हैं। तो पहली बार जैसा मैंने कहा कि मीडिया लाचार हो गई है ये दिखाने के लिए कि हमारे देश के वर्कर्स की कितनी बुरी हालत है। अब तक तो मीडिया कभी अपना कैमरा उधर नहीं जाती थी। मीडिया का कैमरा हमेशा हिंदू मुस्लिम और तरह तरह की चीज़ों पे लगा रहता था। ये तो पहली बार लाचारी हो गई है मीडिया की कि वो कैमरा लेकर वहाँ जाएं और आप यदि डिबेट या जो बातें वो कह रहे हैं इसको ऑफ कर दीजिए, आप केवल विजुअल्स को देखिए। उनके अक्सर जब हम टीवी देखते हैं तो हम ज़्यादा सुनते भी हैं उसको। आप म्यूट कर दीजिए टेलीविज़न को और सिर्फ विजुअल्स का एनालिसिस कीजिए, विजुअल सोशियोलॉजी कीजिए कि हमारे देश के वर्कर्स की हालत कितनी बुरी है। जो किताब लिखी थी वर्किंग क्लास
इन इंग्लैंड, E.P. थॉमसन ने, यदि उस किताब में वर्किंग क्लास की जो हालत थी अर्ली 19th सेंचुरी से लेके मिड 19th सेंचुरी तक का, उससे बहुत बदतर हालत में हमारे यहाँ वर्कर्स रह रहे हैं। कैपिटलिज्म ने हमारा जीडीपी बहुत बढ़ाया है, लेकिन जितना हमारा जीडीपी बढ़ा है उतना ही वर्कर्स की हालत खराब हुई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शिव कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये लेबर के आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इनको कोई रिलीफ दे सकता है? क्योंकि जैसा लवली जी ने बताया कि 0.01 में डबल वेजेस का प्रावधान है, तो लेकिन भारत में अभी ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उनका वेज नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आप इसमें आगे की परिस्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, आगे की परिस्थितियां मुझे बहुत सकारात्मक तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि संविधान जो लेबर पर कानून बनाने की अनुमति वो केंद्र और राज्य दोनों को देता है, यानी ये समवर्ती सूची का विषय है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ILO के जो नियम हैं वो हर देश अपने अनुसार मानता है, क्योंकि आप जानते हैं ILO के बहुत से नियम अगर उसको माना जाए तो मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत से छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं वो 8 आवर से ज्यादा काम लेती हैं और डबल वेजेस नहीं देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं तो डलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें सकारात्मक कुछ आएगा इसकी उम्मीदें मुझे कम है, क्योंकि देखिए ये स्टेट, केंद्र और राज्य का विषय है। हालांकि ये बात सही है कि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना वो सुप्रीम कोर्ट का विषय अवश्य है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको घाल मेल करके और वो मजदूरों के अगेंस्ट में ही जाएगा वो। और एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं, जो ऐसा कि विनय जी ने भी अपने एक बात में कही थी कि आंदोलन छेड़ेंगे जरूर, और ये 18वीं शताब्दी का जो कामगार वर्सेस पूंजीपति जो आंदोलन हुआ करता था, शायद उसी ओर हमें ढकेलेगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट के से कोई बहुत आशाएं इसमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि केंद्र और राज्य अपने अपने लगता है शिव कुमार जी का संपर्क बीच में ही टूट गया है। खैर, विनय जी के पास चलते हैं। विनय जी, जिस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और फिर वाइजैक विशाखापत्तनम में जो हुआ, और जैसा कि भी प्रोफेसर ठाकुर सर ने जिक्र किया कि एक कमरे में 30-30 लोग रहते हैं, ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। आप दिल्ली में भी, आप कहीं और की बात क्यों करते हैं जहां आप दिल्ली की बात क्यों ना करें? दिल्ली में जबकि ये राजधानी है, और आपको याद होगी पहले ऐसी घटना हुई थी जहां पर मजदूर जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी, और मुझे याद है शायद कि वो कपड़ा बनाने वाली थी या कुछ और बनाने वाली, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। उसके बावजूद भी लेबर लॉ लेबर के फेवर में तो कभी रहे ही नहीं, इतनी घटनाएं होने के बाद भी। लेकिन इसके बाद तो जो उनकी कुछ थोड़ा बहुत जो उन्हें मिल रहा था वो भी अब पूरी तरह से लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में फिर अब आप मजदूरों की स्थिति को कहां देखते हैं? क्योंकि ये तो पूरी तरह से उनका एक तरह से कहते हैं कि खत्म कर देगा सब कुछ। देखिए, जैसा अभी आपने पूछा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका है। दरअसल क्या है कि जब ये मजदूर यहाँ से गए हैं, आप जहां से भी जिस राज्य का भी आंकड़ा ले लीजिए, चाहे वो हरियाणा, महाराष्ट्र या गुजरात या फिर दिल्ली, उनका एक बड़ा ही भावुक संदेश रहा है कि हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। उसके पीछे उन्होंने जो दर्द झेला है वहां के लोकल कंडीशन से, वो उनको इस तरह रुला गया है कि वो चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं उनके आसपास रोजगार मिले और वो वहीं काम करना चाहेंगे। वहां की कंडीशन में वो बेहतर महसूस कर सकते हैं अगर उनको लोकल एरिया में रोजगार मिलता है। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूं कि अगर आप शहरों में आकर के रोजगार करते हैं तो अभी इसकी कहानी से कितना अंतर पड़ेगा, ऐसा मुझे बहुत इससे निराशा और आशा दोनों ही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि
अभी भी कहानी को बहुत अच्छी नहीं है। उसके पीछे कारण एक बहुत बड़ा ये है कि ऐसा नहीं है कि रोजगार, हमारे यहाँ रोजगार जो अभी कंडीशन है बहुत अच्छी है। अभी बेरोजगारी बहुत है और बहुत सारे लोगों को इस तरह मजदूरी करनी पड़ती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, मतलब हम साथ में पढ़े बचपन में, जब गांव के स्कूलों में पढ़े हम लोग। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और मैंने वो सब कुछ देखा है, खेत खलिहान और बाकी सब कुछ। तो एजुकेशन न लेने से हैदराबाद में आज भी उनकी पोस्टिंग है, मैं पोस्टिंग ही बोलूंगा। और पिछले 10 सालों में उनकी सैलरी केवल 8,000 रुपये बढ़ी है। और वर्तमान कंडीशन में 10 साल 12 साल काम करने के बाद भी उनकी सैलरी जो है वो 16,000 रुपये है। अब आप एक सोचिए कि इतने बड़े शहर में कोई व्यक्ति 16,000 कमाता है, उसको ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी ड्यूटी ऐसे करते रहे हैं। 11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी उनको भी करनी पड़ती रही है और कई बार ओवर टाइम भी करते रहे हैं। और अभी एक साथी ने कहा कि उसको डबल मिलने वाली बात, तो मैंने उनके मुंह से ये शब्द कभी नहीं सुना, डबल वाला। तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि पहले ये कानून पे बहुत फर्क पड़ता रहा है। लेकिन आगे आने वालों में एक दिक्कत बहुत बड़ी, जो मैं पहले कह रहा था, बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आखिरकार जो थोड़े बहुत अधिकार हैं उन पर कौन ध्यान देगा। ध्यान देने वाली, क्योंकि सरकार ने इस पर कुछ ऐसा भी बोला नहीं है। और अगर नहीं बोलती है तो अभी तो कोरोना के चक्कर में लोग शांत हैं, क्योंकि सबको अपना घर दिखाई दे रहा है कि भाई आशियाना पहले और खाना बाद में, क्योंकि अपने घर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसी संभावना सबके मन में रहती है। लेकिन जब रोजगार के पीछे हम फिर भागेंगे अगले साल या फिर इस साल के लास्ट में, जब भी कोरोना खत्म होगा, जब भी हमें लगता है कि हमें फिर अपने आप को स्थायी बनाना चाहिए और स्थापित करना चाहिए, उस समय में फिर हम ये देखेंगे कि आखिरकार हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर किस तरह के वो हैं और हमारा एटमॉस्फेयर वहां का कैसा है, हमें काम मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इन सब के बाद भी हम ये जरूर देखेंगे रोजगार कहाँ मिल रहा है हमें, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहली लाइन हमारी यही होगी कि रोजगार कहाँ मिल रहा है, और मजदूर काम करेंगे और उनके अधिकारों का हनन भी होगा, ये भी सही है, वो अभी भी हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आंदोलन मजदूरों का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो मूल अधिकार हैं, जो संघ हैं, आप संघ को निलंबित कर दीजिए, लेकिन जो इन अधिकारों को जानते हैं और जिन्होंने देखा है, जिनको मिला है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला अधिकार, अब उनको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। आंदोलन मुझे अभी भी करेंगे ये और उम्मीद, बड़ी संख्या में मुझे करेंगे। अभी भी ये लगता है कि साल 2 साल में लेकिन अधिकार उनको वापस कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। चलिए, आपको ये उम्मीद दिखाई देती है। वहीं लवली जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो जिन्होंने खेत पट्टे पे ले रखे थे उनको तो पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान हुआ है, और उसके लिए सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान शायद नहीं किया है जो मेरी नज़र में देखने में नहीं आया है। क्योंकि पट्टे का, जैसे कि अगर किसी का खेत किसी ने लिया है और उनको उसमें कुछ अपना फसल वगैरह बोई है, उसके बाद उनका जो पैसा लगा है वो सब मिला है। क्योंकि अब बिहार का मजदूर पंजाब में खेती कर रहा है और कोरोना है तो फिर वो भागेगा ही वहां से। ऐसे में उनके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि फिर ऐसे में जो विनय जी कह रहे हैं कि कोई मजदूर अपने आसपास में ही रोजगार ढूंढना चाहेगा। ओवर टू यू। जी बिल्कुल बात सही है कि जिन्होंने खेत मतलब एक तरीके से किराए पे ले रखे थे कि भाई इतना काम करके वो भी इतना देंगे, लेकिन वो काम हुआ ही नहीं, और काम हुआ नहीं है तो वो दे नहीं सकते। ये समस्या काफी जटिल है, और यही सब समस्या ही है जो कि आगे जाकर मजदूरों को मजबूर करेगी कि वो गांव के आसपास ही, अपने घर के आसपास ही कुछ मजदूरी ढूंढे और वहां पे वो अपना कुछ रहन सहन करे। लेकिन ये बात भी सच है कि सारे मजदूर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि आप थोड़ा अतिरिक्त भी कोशिश करते हो कि अतिरिक्त आप कमा पाएं और अपना घर चला पाएं। तो उसी की वजह के लिए आप शहरों की तरफ पलायन करते हो। तो साल 2 साल 1.5 साल के बाद आपको सब कुछ वही नजर आएगा, कुछ ज्यादा बदलाव नजर आएगा नहीं। और आप अभी भी देखिए ना, अभी भी जो सरकारें हैं, सरकारें
इवन आप पंजाब में अगर नोट किया हो आपने, तो पंजाब की सरकार ने मजदूरों को रोक रखा था, जाने के लिए बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं दे रखी थी। अब वो वहाँ पे इस समय खेती का भी पूरा टाइम था, अप्रैल में, तो रोक रखा था। साथ ही साथ आपने अगर अभी सुना हो तो गुजरात में और मध्य प्रदेश में यहाँ तक कहा गया है कि भाई कुछ अगर ये लोग जाएंगे तो कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि ये यहीं रहे। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि शहरों को भी डर लग रहा है कि अगर ये लोग चले गए तो उनका आने वाला समय, क्योंकि ये बात सच है कि 6-7 महीने साल भर नहीं आएंगे तो विकल्प तो मिल जाएंगे, लेकिन वो विकल्प ढूंढने में समय तो लगेगा। विकल्प ढूंढने में समय लगेगा और मजदूरों को तो अपना घर जाने की भी इजाजत नहीं है। प्रोफेसर ठाकुर सर, मैं आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा कि तेलंगाना और कर्नाटक का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जहां के इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार के पास जाकर ये कहते हैं कि इस समय हमारे घर बनाने का कार्य होता है और ऐसे में ये मजदूर अगर घर चले जाएंगे तो हमारा कार्य कौन करेगा। उसके बाद भी जब ये सब इनको पता होता है, उसके बाद भी मजदूरों की ये स्थिति होती है और फिर उन्हें घर भी नहीं जाने दिया जाता है। ऐसे में तो मजदूर अपने आप को एकदम से बंद पाते होंगे और फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते होंगे। तो ऐसे में तो स्थिति और भयावह हो जाती है। आप क्या समझते हैं? गोपाल, इसी को तो गुलामी कहते हैं ना। गुलामी किसको कहते हैं कि हम अपने मन से काम नहीं कर सके। तो ये अभी जो गुलामी प्रथा, नई गुलामी प्रथा यही है कि बड़े पैमाने पे मजदूरों को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, बिना कोई सिक्योरिटी दिए हुए। यदि रोकना ही है उनको तो आप इतनी सिक्योरिटी इनको दो कि उन्हें लगे कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मजदूरों को, जैसे अमेरिका से भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे कि मजदूरों को तार के घेरों में बंद करके अंदर रखा जाएगा और बाहर से गार्ड बिठा के रखा जाएगा, वहां से निकले नहीं, और उनको वहां से एक साथ बसों में बिठाकर आंख में पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा काम करवाने के लिए। अभी ऑलरेडी पंजाब से खबरें आ रही हैं, जो मजदूर जा रहे हैं वापस कहते हैं हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कहाँ होते हैं, हमें ले जाया जाता है बस से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह उतार कर काम करवाया जाता है, फिर वहां से लेके चला जाता है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें पैसा ही नहीं दिया गया, बकाया पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो मजदूरों की हालत है, यदि इसको रोकना चाहते हैं, आपको जब मालूम है कि मजदूरों के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, तो फिर आपको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए फिर आपकी कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी, या तो वो हो या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट पूरा खत्म हो गया है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन मूवमेंट बचा हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ये आगे सोचने की जरूरत होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि वो वापस जाएं मजदूर और अपने राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री को पकड़ के पीटे। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे शुड रेज वॉइसेस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड द पॉलिटिकल क्लास कि आप यहाँ क्यों नहीं हमारे लिए इतना इंतजाम कर सकते हो कि हम यहाँ रुक जाएं। अभी तक क्या हो रहा है, लोग वहां से, हिंदी पट्टी में ऐसा क्या हो गया है, इनके पास जमीन है हिंदी पट्टी में, इनके फर्टाइल लैंड है, इनके पास सारा कुछ इनके पास है, इसके बावजूद इनको बाहर भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं इन्हीं इलाकों में हम जिस तरह का भी उद्योग लगा सकते हैं, हम जिस तरह का भी काम कर सकते हैं, उसको करें, ताकि हमारे लोगों को मामूली आमदनी के लिए शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। राज्य के अंदर का जो माइग्रेशन है वो तो मैनेजेबल है, वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन राज्य के बाहर के माइग्रेशन का जो स्वरूप इस बार हमें देखने को मिला कि राज्य पुलिस उन्हें रोकती है, सड़कों पर जाने नहीं देती है, या जैसा आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों ने कहा कि नहीं मत जाने दो। तो इससे हमें कैसे निजात मिले, ये हमें इस बात पर बहस करने की जरूरत अब है गोपाल, कि हम मामूली बीए की पढ़ाई के लिए हिंदी हार्टलैंड से भागकर दिल्ली आते हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, क्यों कोलैप्स हो गया हमारा एजुकेशन सिस्टम? हम मामूली कमाई के लिए, कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे, 100-200 रुपए ज्यादा मिल जाती है, इसके लिए हम सब कुछ छोड़ के, अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं और एक पूरा इमोशनल स्ट्रेस झेलते हैं। ये किस तरह की इकोनॉमी हमारी है?
ये जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म इसको कहते हैं गोपाल, कि आपने अपने देश के अंदर ही कॉलोनी बना के रखा हुआ है और उस कॉलोनी से, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में आप लेबर को लेकर जा रहे हैं। यानी ये सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है, ये नहीं चाहता है कि कुछ एरिया जो हमें लेबर प्रोवाइड करवा रहा है वो एरिया डेवलप कर सके। अब बहस इस बात पर करनी है, इंटरनल बहस की जरूरत है बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कि हम ऐसा क्या करें कि मामूली इनकम के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़े। बड़े इनकम के लिए बाहर जाना ठीक है, जरूरत पड़ेगी हम जा भी सकते हैं, अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन मामूली इनकम के लिए हमें अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। बीए की डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए हमें अपना शहर नहीं छोड़ना पड़े, अपना राज्य नहीं छोड़ना पड़े। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक माइग्रेंट लेबर की स्थिति इतनी ही बुरी होती रहेगी। अब क्या करें, कैसे करें, ये इस पे मंथन चल भी रहा और करने की जरूरत भी है। हो सकता है कि किसी इलाके में फैक्ट्री नहीं लग सकता हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो सकता है। किसी इलाके में फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो राज्यों को भी अपने अंदर की अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत पड़ेगी। और केंद्र सरकार जो ऐसे राज्यों के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन करता रहा है, जैसे बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार का हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रहा है 1947 से लेकर अभी तक। आपको शायद पता नहीं है, यदि कोई इस बात को खोजने की कोशिश करे कि बिहार जहाँ की जो 1947 में नंबर 1 या नंबर 2 था डेवलपमेंट के मॉडल में, इंडेक्स पे, वो बॉटम में कैसे पहुंच गया, क्योंकि जो समूचा हमारे यहाँ से मिनरल्स लिया गया बिहार से, उस मिनरल का टैक्स उनको नहीं मिला, क्योंकि जो नियम बनाया इन्होंने फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें उनको साइडलाइन कर दिया गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई तो सारा पैसा पंजाब को भेज दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये जो पूरा मॉडलिंग बना है हमारे देश में डेवलपमेंट का, इस मॉडल को देखने की जरूरत है कि आखिर क्या जरूरत है कि 3 करोड़ लोग एक स्टेट से निकल के बाहर जा रहा है काम करने के लिए, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। तो उस पर बहस करने की जरूरत होगी ताकि सरकारों में परिवर्तन आ सके। नई सरकारें जो बने वहां पे वो इस बात को गौर करें और इसके आधार पे नई सरकार बननी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जाति धर्म के नाम पे सरकारें बनती हैं और उसका ये नतीजा हम झेलते हैं। यदि सरकारों के बनने का आधार ये हो कि आप वहाँ पर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट मॉडल आप दे रहे हैं ताकि हमारे लोग हमारे राज्य से बाहर ना जाए काम करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर, और स्लेवरी के कंडीशन में, बढ़िया कंडीशन में जाना चाहें तो जाएं, लेकिन स्लेवरी के कंडीशन में ना जाएं। उदाहरण के लिए छोटी छोटी बातें कि आपके गांव से यदि कोई जा रहा है माइग्रेंट लेबर में, उनका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उनका क्या स्किल है। क्या ऐसा संभव है कि उनका कोई ऐसा स्किल डेवलप कर दिया जाए कि जा रहे हैं तो ज़्यादा वेजेस उनको मिल सके। ये भी हम नहीं कर सकते हैं, हमने बिल्कुल छोड़ दिया उनके अपने भाग्य पे। और जो उनके साथ होता है, यदि कभी आप किसी माइग्रेंट लेबर का ऑटोबायोग्राफी सुने, अच्छा होगा आपके लिए, ये मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ कि कभी कभी ये प्रोग्राम करें कि 2 माइग्रेंट लेबर को आप ऑनलाइन लें और उनसे पूछें कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक जो आप गए और जो लौट के आए, तो उसमें आपका जीवन कैसा रहा, क्या क्या आपके साथ घटनाएं घटी। आप देखेंगे वहाँ जो इंटरेस्ट जो वो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट होता है 15 से 20% जो लेके वो बाहर जाते हैं, और वहाँ से जब लौटते हैं वहाँ तक तो उसकी जर्नी लगातार ट्रबलसम रहती है। इन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए पूरी राजनीति बदलने की ज़रूरत है उन स्टेट्स में जिन स्टेट से इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो आपके सुझाव पर जरूर मंथन किया जाएगा और हम सोचेंगे भी कि कभी 2 माइग्रेंट वर्कर जरूर हमारे साथ हों और हम उनका कभी साक्षात्कार लोगों के बीच में लेके आ पाए। अब समय बहुत ही कम इजाजत दे रहा है, तो अब आप लोगों के जो फाइनल कमेंट होंगे आप सभी के
इस पर वो आप अपने अपने रखें। सबसे पहले लवली जी आप अपने कमेंट्स इसमें दें। आप रिपीट करेंगे एक बार? कमेंट्स आपको देने हैं कि क्या अब आप समझते हैं क्या होना चाहिए या क्या हम और कर सकते हैं। देखिए, मजदूरों के मतलब मजदूरों के जीवन में सुधार आए, और खाली मजदूर ही नहीं, अलग अलग जो उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति हैं। एक्चुअल में एक तो हमारे यहाँ दिक्कत है डाटा की। अभी आपने सुना होगा कि एफसीआई के पास कई डाटा था ही नहीं कि राशन कार्ड को, मतलब राशन देने के लिए, कि किस किस के पास क्या है, ये कितने मजदूर हैं, क्या है, ये उनके पास डाटा ही नहीं था। तो पहली बात तो यह कि एक चैन, इनकी जो चैन बनी हुई है सरकारों की, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, वो एक तो सुचारू रूप से चले। जब तक वो सुचारू रूप से नहीं चलेंगी और एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक मजदूर ही नहीं, अन्य लोग भी, अन्य मतलब जो कि गरीब हैं, वो सब इसमें उस कटघरे में बार बार खड़े होंगे, मजबूरी की। तो हाँ विनय जी आप अपनी बात रखें। देखिए, मजदूरों की उपयोगिता आज भी उनको प्रूव करनी पड़ रही है। हमें स्किल लेबर जो है और नॉन स्किल लेबर का जो है हमेशा पैमाना बनाना पड़ेगा, और स्किल लेबर को उसी हिसाब से पेमेंट देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो सालों से मनरेगा का जो ढोल लोग उठा उठा के पीट रहे हैं, जरूरी है कि उसको सच में ही सही रूप में इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि बिहार में चीजें जो है वो डेवलप करने के लिए नहीं है, बहुत कुछ डेवलप करना वही बाकी है, यूपी में बहुत कुछ बाकी है। अगर वहीं हम अपने मजदूरों को लगा देते हैं तो हमें लगता है सरकारें इस पर ध्यान दे तो मुझे लगता है मजदूरों का अपने एरिया में रोजगार भी मिल सकता है, और वो सही रूप में अपने घर के पास रह करके अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर वो कुछ और जरूरत पड़ेगी तो वो अपना स्किल डेवलप करके और जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। और ऐसे में जो गुजरात की एक बात घटना लास्ट में याद दिलाता हूँ कि जब गुजरात में अभी चुनाव के बाद एक घटना आई थी और बिहारी मजदूरों को यहाँ वहाँ भगाया गया था, तो लोगों ने इस पर काफी विरोध किया, क्योंकि उनको लगा कि उस पैसे पर वो लोग काम करते हैं उन पैसों पर गुजरात के लोग काम नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये फायदा होता है, और स्किल डेवलप होगा तो वो भी उसी रेट पे काम करेंगे और उनको आसपास बेरोजगार भी तो जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए लेबरों का उद्धार भी होगा, और कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी है वो भी लोगों के पास आएगी, और हम इकोनॉमी भी बढ़ा पाएंगे और लेबरों का भला भी हो पाएगा। शिव कुमार जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मजदूर को जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसको अवश्य दिया जाना चाहिए। और राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों से करोड़ों लोग प्रवास करते हैं, और प्रवास जो करते हैं उसका उन्हें वाजिब, जो श्रम का वाजिब कीमत है वो मिल नहीं पाती है। तो उनका शोषण होता है और उनकी जिंदगी में वास्तविक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जाए, और ऐसा नहीं कि स्थानीय स्तर पर प्रयास किए नहीं जा सकते। वो चाहे भूमि आवंटन भी थोड़ा सा हो, लेकिन भूमि आवंटन थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो आप कम से कम इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ताकि वहां पर उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। और कम से कम छोटे मोटे अधिकारों के, छोटे मोटे रोजगार के लिए उन्हें बड़े शहरों का रुख न करना पड़े, जहां उनका शोषण होता है और उनका जो श्रम है उसकी वाजिब कीमत भी उन्हें नहीं मिल पाती। तो मैं मानता हूं अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराएंगे तो शायद उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। और दूसरी बात एक और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं स्किलनेस बढ़ाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, और सेंटर खोले भी जाने चाहिए। जैसे स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, लेकिन वो ऐसी कागजों में ढल कर रह गई, और उसमें प्रयास किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कौशल विकास मुहैया कराया जा सके, और तब जाके उन्हें उस क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया जाए और उचित श्रम का उचित मूल्य दिया जाए। तभी शायद हम मजदूरों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे सकेंगे, और तभी भारत वास्तविक में भारत बन सकेगा। सर आपका आखिरी कमेंट और सुझाव। मेरा आखिरी कमेंट वही है कि जो अंबेडकर कहते थे दलितों के लिए, वो मजदूरों के लिए भी लागू होता है। एजुकेट, एजुकेट एंड ट्रांसफॉर्म। ये जो है, इनको अपने आप को
ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने को एजुकेट करना पड़ेगा और फिर इनको एजिटेट करना पड़ेगा, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो फोर्स्ड हो इस बात के लिए कि उनके फेवर में पॉलिसी बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर ये स्लेवरी और बद से बदतर होती चली जाएगी। दिक्कत ये हो गई है कि उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लीडरशिप चाहिए हमारे पास वो नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से एक्टिव हो सकती थी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वो नहीं कर पा रही हैं। तो आगे ये सब चैलेंजेस हमारे लिए होंगे। एक दूसरी बात मुझे लगती है कि यदि उत्पादन के नए मॉडल का प्रयोग किया जाए, जैसा लैंड रिफॉर्म्स की बात इन्होंने की अभी, लैंड रिफॉर्म, बहुत लोग कह रहे हैं कि बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है इसीलिए ऐसी हालत है, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म से ज़्यादा यदि हम कोई कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट बिहार में अभी कर सकें कि जिसकी भी ज़मीन है उसकी आमदनी का एक हिस्सा वो ले ले, लेकिन बाकी लोग कोऑपरेटिव में मिल के उसमें उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें। तो एक जो अक्सर गोपाल मैं कहता हूँ मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट जो है प्रोडक्शन का, वैसा कुछ प्रोडक्शन करने का समय बिहार और ये जो हिंदी हार्टलैंड है इन जगहों पे आ गया है। इंडस्ट्रीज में भी आ गया है। इंडस्ट्रीज में भी अब ओनरशिप के पैटर्न को चेंज करके जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों को उसमें एक हद तक मालिकाना हिस्सा देने की बात करनी चाहिए, तभी हम नए तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे। ये जो पब्लिक रिसोर्सेज का प्राइवेट एप्रोप्रिएशन हो रहा है इसको हमें बंद करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। तो ये हमारे एक्सपर्टीज की राय आपने सुनी, और कोई भी विकास हो लेकिन मानवता से हटकर कोई विकास नहीं होना चाहिए और सबको अपना गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि देखने को मिलता है कि अगर बिहार से मजदूर गुजरात में जाते हैं तो उन या फिर किसी और राज्य से जाते हैं तो वो कम पैसे पर काम कर लेते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। पहले भी भूतकाल में भी ऐसी बीमारियां आई हैं, लेकिन फिर भी इससे हमने कोई सबक नहीं सीखा है। ऐसे में ज़रूरत है हमें एक नए सबक को सीखने की और लोगों को ये जागरूक करने की कि किस तरीके से आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरह से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बात की तो वो सब भी ज़रूरी है। तो मानवता से बढ़कर कोई काम नहीं होता। सिर्फ खाना दे देना शायद पर्याप्त नहीं है। मजदूरों को उनको उनकी डिग्निटी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि घर में उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी है, उनके बड़े बुजुर्ग भी होंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि उनके साथ सहानुभूति के साथ साथ उनके साथ एक पूरी तरह से एक अच्छी संवेदना भी दिखाई जाए और एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर उनको उनके वेजेस भी दिए जाएं, ताकि वे इस चीज़ को महसूस कर सकें कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो फिर राजा हमारे साथ है। क्योंकि चाणक्य ने कभी ऐसा कहा था कि यदि सेना कभी लड़ती है या फिर मजदूर कभी काम करते हैं सेना से, उनका मजदूर से भी एक उनका बात थी कि अगर ऐसा राजा आभास करा दे कि आप सिर्फ काम करें और आपका अगर कुछ होता है तो आपकी परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, अगर ऐसा राजा सहूलियत दे दे तो शायद मजदूर कभी ऐसी परिस्थिति में ना आए। खैर, ये तो आगे की बातें हैं, चलती रहेंगी। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो, इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। और तब तक आपका पैनलिस्ट का बहुत बहुत गोपाल, जिंदगी